अच्छा, उसके बाद सीरोलॉजी आपने अभी हम वैसे पढ़ेंगे आगे चल के, लेकिन सीरोलॉजी में हम दो चीज़ें करती हैं, हम आर ए फैक्टर कर रहे होते हैं और उसके बाद CCP प्रोटीन्स करते हैं, ठीक है। सो अगर तो वो कह रहा है कि जो आर ए फैक्टर है और जो आपका CCP है ये दोनों नेगेटिव हैं, तो फिर इसको कितना नंबर दिया जाता है? ज़ाहिर 0 नंबर दिया जाता है। फिर अगर हम देखते हैं कि ये दोनों पॉजिटिव हैं लेकिन इन दोनों की वैल्यूज़ लो हैं, तो फिर इसको 2 नंबर देते हैं, और अगर इसकी वैल्यूज़ दोनों की हाई आएंगी तो फिर इसको हम 3 नंबर देंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद फिर हम ड्यूरेशन देखते हैं। अगर तो ड्यूरेशन लेस देन 6 वीक्स है तो फिर 0 नंबर देते हैं, और मोर देन 6 वीक्स होगा तो फिर हमने इसको क्या देना होगा? 1 नंबर। तो क्या ये तीनों कोई मुश्किल थे? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थे। सी रिएक्टिव प्रोटीन और ESR नहीं नेगेटिव है तो 0 नंबर, रेज्ड है तो 1 नंबर, ये दोनों नेगेटिव हैं तो 0 नंबर, लो पॉजिटिव हैं तो 2 नंबर, हाई पॉजिटिव हैं तो 3 नंबर, ड्यूरेशन लेस देन 6 वीक्स हैं तो 0 नंबर, मोर देन 6 वीक्स हैं तो 1 नंबर है। उसके बाद अब जॉइंट्स में बस एक दो बातें आपने समझने में, कहता है कि या तो एक ही लार्ज जॉइंट इन्वॉल्व है, ठीक है, हालांकि इसके क्राइटेरिया में स्मॉल जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, या फिर 2 से 10 लार्ज जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं, या फिर नेक्स्ट बात आती है कि 1 से 3 स्मॉल जॉइंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, या फिर 3 से लेके 10 तक स्मॉल जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं। तो क्राइटेरिया तो इसका ये है कि स्मॉल जॉइंट्स होने चाहिए और होने भी 4 से 10 तक होने चाहिए, ठीक है। तो इसको नंबर ऐसे दिया जाएगा 1 to 5, बाइक देखा हुआ ना आपने, 0 1 2 5, ठीक है। सो 1 to 5 हो गया, 0 1 हो गया, 0 to 3 है और 0 1 है। ये कोई इतना रट्टा लगाने वाली बात नहीं है। अब इसकी ओवरऑल स्कोरिंग अगर मोर देन 6 आएगी तो ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है फॉर र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब हम बात कर लेते हैं कुछ स्पेसिफिक इसके साइंस की, कि पेशेंट की बॉडी में क्या साइंस मिलते हैं हमें। अब साइंस में आपने याद रखना है, सबसे पहले ये स्मॉल जॉइंट्स यानी हैंड्स को इन्वॉल्व करता है, तो हैंड्स के लेवल पे ना डीफॉर्मिटी भी मिलती है, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में डीफॉर्मिटी नहीं थी। वहाँ कहीं पे भी हमने स्वा नेक डीफॉर्मिटी या बॉन्टेनियर डीफॉर्मिटी के बारे में नहीं पढ़ा, यहाँ पे होती है। वहाँ पे सिर्फ नोड्यूल्स जो हैं वो हैंड के लेवल पे मिल रहे थे। सो इसके आपने क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं? नंबर 1 ये बात रखनी है कि रेडियल डेविएशन हुई हुई होती है किसकी? रिस्ट की, ठीक है। और अगर फिंगर्स की बात करेंगे तो फिंगर्स की क्या हुई हुई होती है? अल्नर डेविएशन हुई हुई होती है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि 3 डीफॉर्मिटीज़ जो हैं वो आपने याद रखनी है। 3 डीफॉर्मिटीज़ कौन सी होती हैं? एक होती है स्वा नेक डीफॉर्मिटी, नंबर 2 हमारे पास होती है बॉन्टेनियर डीफॉर्मिटी, और नंबर 3 हमारे पास क्या होती है? कॉक अप टो डीफॉर्मिटी। कॉक अप टो डीफॉर्मिटी, अब मुझे याद नहीं रहा, मैं आप लोगों के लिए इसकी तस्वीरें रखती है, आप देखते तो और समझ आता है, लेकिन हम ज़रा ड्रॉ करते हैं ना। स्वा नेक डीफॉर्मिटी और बॉन्टेनरी डीफॉर्मिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होता ये है कि स्वा नेक डीफॉर्मिटी में फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फिंगर है ना, दिस इज़ द मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, ये जो है वो प्रॉक्सिमल है और ये डिस्टल है, ठीक है। अब ये समझ लो फिंगर है, मतलब इस तरह से, चलो ये समझ लो फिंगर है। अब अगर तो वो कह रहा है कि जो प्रॉक्सिमल है उस पे ना हाइपर एक्सटेंशन है, सिर्फ डिस्टल वाला जो है ना इस पे जो है वो क्या हुई है? फ्लेक्शन। मुझे नहीं करनी आती, कुछ लोग इसको ऐसे करके सिर्फ ऐसे कर लेते हैं, मतलब उसकी इस लेवल पे हाइपर एक्सटेंशन ही रहती है, सिर्फ उसका ये जो डिस्टल वाला जॉइंट है ना ये ऐसे फ्लेक्स होता है, ठीक है। मेरी बात आपको समझ आ रही? सिर्फ ऐसे इस लेवल पे एंड पे सिर्फ फ्लेक्शन हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्वा नेक डीफॉर्मिटी, यानी इसमें फिंगर पीछे से ठीक है, सिर्फ जो है वो आगे से उसका जो डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट होता है उसकी फ्लेक्शन हुई होती है, ठीक है। बॉन्टेनियर में बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। बॉन्टेनियर में ये होता है कि उसका जो प्रॉक्सिमल है वहीं से वो क्या होता है? फ्लेक्स हो जाता है। यानी ये जो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है ना यहाँ से फ्लेक्स हो जाता है, और ये आगे वाला क्या रहता है? एक्सटेंडेड। यहाँ से ये फ्लेक्स हो जाएगा, ये फ्लेक्स हो जाएगा प्रॉक्सिमल, और डिस्टल वाला क्या रहेगा? एक्सटेंडेड रहेगा। तो इसकी आप लोग कोई तस्वीर देख लेना तब आपको सही समझ आएगा, लेकिन बहुत आसान सी बात है कि इसमें पहले में प्रॉक्सिमल हाइपर एक्सटेंडेड और जो डिस्टल है वो फ्लेक्स करता है, ठीक है। लेकिन दूसरे में क्या होता है कि ये जो प्रॉक्सिमल वाला है यहाँ से फ्लेक्शन हो जाती है, जबकि ये आगे की तरफ ऐसे करके एक्सटेंड ही रहता है। इतनी सी बात है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कॉकअप टो डीफॉर्मिटी का क्या मतलब होता है? इसमें ना जो आपके मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट्स होते हैं उनमें डॉर्सल सबलक्सेशन हुई हुई होती है। उसके बाद अगर हम जॉइंट्स की बात करेंगे तो सर्वाइकल जॉइंट्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट, उनकी इन्वॉल्वमेंट देखी गई। वैसे आपने याद रखना है कि र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस में ना सुपाइन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, सुपाइन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ऑस्टियोआर्थराइटिस में होती है। लेकिन एट सम टाइम ये है कि सिर्फ एक एक्सेप्शन ये है कि सर्वाइकल जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट स्पेशली C1 C2 के लेवल पे होती है, और वहाँ पे सबलक्सेशन की वजह से पेशेंट को जो है कुछ एक सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होती है, और इन पेशेंट्स के अंदर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन जो है ना वो करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। सो इनकी एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। सो ये एक इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने इनके याद रखने हैं। मोस्टली इनके हैंड रिलेटेड सिम्टम्स ही होते हैं। अब अगर हम लैब फाइंडिंग्स की बात करेंगे तो लैब फाइंडिंग्स में हम क्या देखते हैं?
अच्छा, लैब फाइंडिंग्स पे सॉरी हम क्या देखते हैं, जैसे मैंने आपको वहाँ पे कहा था सीबीसी वहाँ नॉर्मल आती है, लेकिन यहाँ सीबीसी के ऊपर हमें क्या मिलता है, अनीमिया मिलता है। उसके बाद हम ईएसआर करते हैं और सी रिएक्टिव प्रोटीन करते हैं, इन दोनों के लेवल्स क्या होते हैं, रेज्ड होते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ आपको पता है कि हम रोमैटिक फैक्टर करते हैं। रोमैटिक फैक्टर वैसे कोई इतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, 70 या 50% पेशेंट में पॉजिटिव आता है, लेकिन ज़ाहिर है रोमैटिक फैक्टर जो है वो बहुत सीरियस डिजीज़ में पॉजिटिव आता है। और दूसरी बात है कि थेरेपी को सर्वेलेंस के लिए जो है वो हम रोमैटिक फैक्टर फिर कराते रहते हैं। इसका जो इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो एंटी सिट्रुलिन प्रोटीन्स होते हैं। इनकी सेंसिटिविटी 70%, स्पेसिफिसिटी 95% है, और ये डिजीज़ की प्रोग्रेशन के साथ, सिवियर प्रोग्रेशन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। और लास्ट चीज़ जो है वो हमने क्या करनी होती है, एक्सरे करने हैं। अब एक्सरे के ऊपर जो फाइंडिंग्स हैं वो क्या फाइंडिंग्स होती हैं, एक्सरे पे आपने याद रखना है कि 4 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 ये कि सिमेट्रिकल जो जॉइंट स्पेस है उसकी नैरोइंग हो रही होती है। नंबर 2 हमारे पास क्या होता है, ऑस्टियोपीनिया होता है, लेकिन ये ऑस्टियोपीनिया पायरी आर्टिक्यूलर होता है। नंबर 3 बोन्स पे इरोजन्स होती हैं। और नंबर 4 बड़ी इंपॉर्टेंट बात, डीफॉर्मिटीज़ हैं, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में कोई भी डीफॉर्मिटी नहीं थी। ठीक है, सो ये बात होगी यहाँ तक रूमेटाइड की। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्स्ट्रा आर्टिक्यूलर मैनिफेस्टेशन यानी जॉइंट्स के अलावा बॉडी में क्या मैनिफेस्टेशन है और ट्रीटमेंट की बात करेंगे। आई होप यहाँ तक कोई इतना ज़्यादा रूमेटाइड जो है वो मुश्किल नहीं था। ठीक है, सो कोई क्वेश्चन या कोई क्यूरी, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो मुझसे पूछ लें। अच्छा जी, तो जैसे आपको पता है कि हम लोग रूमेटाइड आर्थराइटिस डिस्कस कर रहे थे, और रूमेटाइड आर्थराइटिस की अब हमने एक्स्ट्रा आर्टिक्यूलर मैनिफेस्टेशंस की बात करनी है। यानी ज़ाहिर है जॉइंट्स के लेवल्स को तो ये इफेक्ट करता ही करता है, लेकिन उसके अलावा भी ऑल बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट इसके जो फीचर्स हैं वो हमें मिलते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो इसकी कार्डियक इन्वॉल्वमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, अप टू 30% पेशेंट्स के अंदर। साथ में जो सीरो पॉजिटिव होते हैं फॉर रूमेटाइड, उनमें हम देखते हैं तो कार्डियक इन्वॉल्वमेंट भी मिलती है। अब ये कोई इतनी मुश्किल बात या वो नहीं है, बस आसान सा ये है कि समटाइम एसिम्प्टोमेटिक होता है पेशेंट, और उसको होता क्या है कि पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखेंगे तो मायोकार्डाइटिस हो सकता है, या एंडोकार्डाइटिस जो है वो साथ में एसोसिएटेड हो सकता है। ठीक है, कुछ कंडक्शन डिफेक्ट्स हो सकते हैं, उसके बाद कोरोनरी वेस्क्यूलाइटिस हो सकता है, और ग्रेनुलोमेटिस राइटिस हो सकता है। एक बात उसने कही है कि एक्यूट इफेक्ट के लिए हम पेशेंट को एनसेड और स्टेरॉइड देते हैं ना रूमेटाइड में। तो जब हम लोग ये एनसेड और स्टेरॉइड्स देते हैं तो इससे क्या होता है कि कार्डियोवैस्कुलर जो रिस्क फैक्टर्स हैं या प्रोग्रेशन है डिजीज़ की वो बढ़ सकती है। और जो इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है डिमार्स डिजीज़ मॉडिफाइंग एजेंट है, डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, जब ये हम देते हैं तो फिर कार्डियोवैस्कुलर एसोसिएटेड रिस्क काफ़ी कम हो जाते हैं। सो हेंस डिमांड्स अच्छी हैं कार्डियक मैनिफेस्टेशंस के लिए भी। इसी तरह अगर अब नंबर 2 हम लोग बात करें पल्मोनरी लेवल के ऊपर, तो लंग्स के लेवल पे भी हमें क्या मिलती है, फाइब्रोसिस मिलती है। पल्मोनरी फाइब्रोसिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा एसोसिएटेड है विद रूमेटाइड आर्थराइटिस। ठीक है, उसके अलावा नंबर 2 हमें क्या भी मिल सकता है, प्लूरल एफ्यूजन भी मिल सकती है। और एक सिंड्रोम होता है जिसको हम लोग कहते हैं कैप्लान सिंड्रोम। ठीक है, इस कैप्लान सिंड्रोम में क्या होता है कि पेशेंट को रूमेटाइड आर्थराइटिस भी होता है, प्लस उसको न्यूमोकॉनियोसिस होती है, और प्लस उसको साथ में लंग्स के लेवल पर नोड्यूल भी होते हैं। ये एंटाइटी कलेक्टिवली क्या कहलाती है, कैप्लान सिंड्रोम कहलाती है। ठीक है, अब अगर हम थर्ड चीज़ बात करें न्यूरोलॉजी के लिए या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिहाज से, या न्यूरोलॉजी के लिए ज़्यादा बेहतर टर्म है, न्यूरोलॉजी के लिए अगर हम देखेंगे तो ये सर्वाइकल कॉर्ड को इन्वॉल्व करता है। और मैंने कहा कि सर्वाइकल कॉर्ड की कॉम्प्रेशन जब ये करता है तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है, और इन पेशेंट को इंट्यूबेट करना मुश्किल है। उसके अलावा पोली न्यूरोपैथी जो है वो भी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो है वो भी इसकी वजह से होती है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स जो है वो भी कर सकता है। ठीक है, साथ में रूमेटाइड करता है। अब अगर हम बात करेंगे किसकी, किडनी की बात करेंगे तो किडनी के लेवल पे नेफ्राइटिस होता है। ठीक है, और इसी तरह अगर हम आई रिलेटेड बात करेंगे तो आई में बड़े इंपॉर्टेंट फीचर्स आते हैं, जिसमें केराटोकंजक्टिवाइटिस सिक्का है, पीसेक्लराइटिस, सेक्लराइटिस, इस तरह से बात है। उसी तरह हीमेटोलॉजिकली बात करेंगे तो हीमेटोलॉजिकली भी अनीमिया, इओजिनोफीलिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हमें मिलता है। और अगर हम लिम्फ नोड की बात करें या स्किन की बात करेंगे तो उनकी इन्वॉल्वमेंट भी होती है। ठीक है, सो इसका मतलब है कि रूमेटाइड जो है वो जॉइंट्स के साथ साथ ऑलमोस्ट हमारी पूरी बॉडी को ही इफेक्ट करा है। अगर हम किडनी के लेवल पे बात करेंगे तो किडनी के लेवल पे क्या होता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। नेफ्राइटिस के साथ साथ हम देखेंगे तो पेशेंट को नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी